2 अक्टूबर 2018। कहानी है इस्तांबुल टर्की की, जहां एक सऊदी जर्नलिस्ट सऊदी कॉन्सुलेट के अंदर अपनी शादी के पेपर्स लेकर जाता है अपनी फियांसे के साथ, और सिर्फ कुछ देर का कहकर अंदर चला जाता है। उसकी फियांसे बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती। 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, मगर एम्बेसी का दरवाजा फिर नहीं खुलता। अब जो शख्स एम्बेसी के अंदर गया था वो कोई आम शख्स नहीं था। उस शख्स का नाम जमाल खशोगी है। ये वही जमाल खशोगी है जिसका कत्ल उसी कॉन्सुलेट के अंदर किया गया, और जमाल खशोगी के कत्ल का इल्जाम मुबैना तौर पर सबसे पहले एमबीएस के ऊपर जाता है, मोहम्मद बिन सलमान। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि एक सऊदी प्रिंस क्राउन पर कैसे इल्जाम आ सकता है एक सऊदी जर्नलिस्ट को कत्ल करने का, मगर जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होगी आपको मजीद क्लैरिटी मिलती। जमाल खशोगी की कहानी जितनी हमें सिंपल नजर आती है उतनी सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी इस चीज की डेफिनेशन देती है कि असल जर्नलिज्म किसको कहा जाता है। जमाल खशोगी 13 अक्टूबर 1958 को सऊदी अरब में पैदा हुआ, और जमाल खशोगी बेसिकली सऊदी पावर स्ट्रक्चर्स का ही हिस्सा था। अफगान जिहाद के दौरान उसने उसामा बिन लादेन के मल्टीपल इंटरव्यूज भी किए। इसकी एक्सेस सऊदी इंटेलिजेंस के साथ हुआ करती थी, इसकी एक्सेस सऊदी रूलिंग एलीट के साथ हुआ करती थी। ये इंटेलिजेंस का और सऊदी रूलिंग एलीट का इनफॉर्मल एडवाइजर भी रह चुका है, और सऊदी मीडिया न्यूज चैनल्स जैसे अरब न्यूज और अल वतन जैसे नेटवर्क्स का एडिटर भी रह चुका है। यानी ऑल इन ऑल अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो जमाल खशोगी जो है वो बहुत ज्यादा इनसाइडर था। सऊदी रॉयल मोनार्की किस तरह से ऑपरेट करती है, जमाल खशोगी को इसका भरपूर अंदाजा था। यानी जमाल भी एक सिस्टम का ही प्रोडक्ट। और सऊदी अरब में सवाल करना जुर्म है। ये सवाल करना सिर्फ ऐसा ही जुर्म है जैसा सऊदी अरब में पॉलिटिकल पार्टी बनाना इलीगल है, जहाँ प्रोटेस्ट करना इलीगल है। और साथ ही साथ अगर आप रॉयल मोनार्की के खिलाफ कोई बात करते हैं तो आप एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं। और मजे की बात, जमाल ये सब कुछ जानता था। मगर कहानी फास्ट फॉरवर्ड करती है 2015 और 2017 के दरमियान। 2015 में सऊदी अरब ने एक नई डायरेक्शन दी, तो 25 अप्रैल साल 2016 में एमबीएस क्राउन प्रिंस बन जाता है, और वो दुनिया को एक नई कहानी बेचता है कि विजन 2030। इस विजन के अंदर एक प्लान दिया जाता है कि जिसके अंदर सऊदी अरब को बेसिकली मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाया जाएगा। औरतों को ड्राइविंग के लिए अलाउ किया गया, वहां पर कॉन्सर्ट, मूवीज और एंटरटेनमेंट को मजीद फरोग देने के लिए बात की गई। उसके साथ साथ वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न इन्वेस्टर्स को मजीद वहां पर अलाउ किया गया कि वो लोग सऊदी अरब में आके इन्वेस्टमेंट करें और मजीद प्रमोट करें सऊदी अरब के कल्चर को। और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल नियोम फ्यूचर सिटी, एमबीएस सऊदी अरब को यूरोपियन टच देना चाह रहा था, और वेस्टर्न मीडिया ने भी एमबीएस को एक यंग रिफॉर्मर के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। लेकिन अंदर की कहानी तो जमाल खशोगी जैसे जर्नलिस्ट ही जानते थे, जिनके मुताबिक उलमा को जेल में डाला गया, सोशल सर्वेलेंस शुरू की गई और मास लेवल पर रॉयल एलीट को पकड़ के इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया। और सऊदी अरब में जर्नलिस्ट के लिए सिर्फ 2 ही रोल है, या तो वो खामोश रहें या वो रॉयल कोर्ट के साथ जुड़ कर रहें। तीसरा ऑप्शन है ही कोई नहीं। इस पॉइंट तक आते आते जमाल खशोगी को सऊदी अरब में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, जिसका सऊदी अरब में नाम था मीडिया क्या। वो आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन शुरू होना हुआ अपनी व्यूज की वजह से। एमबीएस जब ये सब कुछ कर रहा था तो जमाल खशोगी जो कि एक इनसाइडर था, उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी, और उसने फैसला किया कि वो 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स चला जाएगा। जमाल खशोगी ने अमेरिका जाकर वाशिंगटन पोस्ट को ज्वाइन किया और वाशिंगटन पोस्ट के अंदर अपने कॉलम्स को लिखना शुरू किया। अपेरेंटली जमाल के जो कॉलम्स थे वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नजर आते थे, मगर उनका जो मैसेज था वो बहुत क्लियर होता था। जमाल को एमबीएस की पॉलिसी से बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट हो रही थी, और जमाल के कॉलम्स के अंदर 3 चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती थी। फर्स्ट, रॉयल अकाउंटेबिलिटी, यानी रॉयल हायरार्की जो है उन सब की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, मीडिया को ओपनली अपना एक्सप्रेशन देना चाहिए, और साथ ही साथ पॉलिटिकल प्रेजेंस का जिक्र। मगर ये सब बातें सऊदी रजीम के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थी कि सऊदी अरब में जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप फिर जर्नलिस्ट नहीं रहते, आप डिसिडेंट बन जाते हैं। और डिसिडेंट वो शख्स होता है कि जो एलीट के सामने, जो गवर्नमेंट के सामने उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता है, ओपनली उस चीज के बारे में बात करता है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। और जमाल ने भी सेम यही किया। जमाल को एक क्रिटिक के तौर पर बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया, उसे एक वार्निंग बना दिया गया, उसे एक सिंबल बना दिया गया, एग्जाम्पल बना दिया गया कि अगर तुम भी कुछ भी हमारे खिलाफ बोलोगे तो तुम जिस मर्जी मुल्क में हो हम तुम्हें बाहर निकालेंगे और तुम्हारा बहुत बुरा हाल करें। अब दिन आता है 2 अक्टूबर 2018 का। ये वही दिन है जिस दिन जमाल का कत्ल होता है, और उसी दिन 15 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को सऊदी अरब से इस्तांबुल लाया जाता है प्राइवेट जेट्स के जरिए, और उसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ साथ फॉरेंसिक डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं। टर्किश इंटेलिजेंस के मुताबिक जमाल को वहां पर इंटेरोगेट किया गया, और टॉर्चर किया गया, उसको कत्ल किया गया और बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और ये सब का सब
सऊदी कॉन्सुलेट के अंदर ही हुआ। धीरे धीरे टर्किश इंटेलिजेंस ने डिफरेंट किस्म के एविडेंसेस को रिलीज करना शुरू किया, जिसके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, सीसीटीवी फुटेजेस, कॉन्सुलेट की क्लीनिंग एक्टिविटी भी शामिल की गई। मगर ये जो क्लीनिंग एक्टिविटी हुई है ना, उस कॉन्सुलेट रूम के अंदर वो बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस रूम था, और वो कॉन्फ्रेंस रूम एक ऐसा कॉन्फ्रेंस रूम था जिसके अंदर कैमरास को फिट किया गया था और सामने एक एलईडी लगाई गई थी और ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, और ऐसा मालूम हो रहा था कि जमाल खशोगी का जो कत्ल है वो लाइव सऊदी इंटेलिजेंस और सऊदी रॉयल्स को दिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ तंदूर भी इस तरह के ढूंढे कि जिसके अंदर ये पॉइंट किया जाता है कि जमाल खशोगी की बॉडी को वहां पर जलाया, उसके टुकड़े किए गए। और उसके बाद सऊदी अरब ने 3 बड़े ही अजीब किस्म की वहां पर हमें स्टेटमेंट्स भी दी। पहले स्टेटमेंट के अंदर सऊदी अरब ये कहता है कि जमाल खशोगी जिंदा निकल गया। अब इस बात की कोई सेंस ही नहीं बनती, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस इस चीज से बिल्कुल इनकार करती है। दूसरी स्टेटमेंट में ये कहा गया ये एक रोग ऑपरेशन था, और तीसरी स्टेटमेंट के अंदर कहा गया कि ये एक अनइंटेंडेड किलिंग थी, कि जमाल खशोगी सऊदी ऑफिशियल के साथ भिड़ा है और उस लड़ाई के अंदर जमाल खशोगी को मारा गया। यानी हर स्टेटमेंट पहले से ज्यादा वीक और बहुत ज्यादा वीक होती गई। अब इस पॉइंट तक बात चली जाती है एमबीएस तक, और एमबीएस के ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेशर डाला जाता है। और नवंबर 2018 में सीआईए की असेसमेंट एक सामने आती है, जिसके अंदर ये पॉइंट आउट किया गया कि इस सारे के सारे ऑपरेशन का जो हेड है, जिसकी बिना पर ये ऑपरेशन किया गया, वो एमबीएस ही है। और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स अगर देखी जाए तो उसके अंदर भी इस चीज को एस्टैब्लिश किया गया कि एमबीएस ही इस कत्ल के पीछे। लेकिन आखिर यहाँ पे सवाल आता है कि एमबीएस को इतना ज्यादा खतरा क्यों था उस सऊदी जर्नलिस्ट के ऊपर? तो बात सिंपल सी ये है कि इस जमाल खशोगी जो कि एक इनसाइडर था, सऊदी अरब की गवर्नमेंट को, मोनार्की को, उसके इनसाइड पावर स्ट्रक्चर्स को जानता था, उनके लूप होल्स को जानता था, उनकी प्रॉपर इंटेलिजेंस को, हर चीज को बहुत ज्यादा तरीके से जानता था। जब वो अपने कॉलम्स लिखता था, इंटरव्यूज देता था, फोरम्स के ऊपर जाकर डिस्कशंस करता था, तो वो हमेशा बहुत ज्यादा ओपनली और एग्रेसिवली सऊदी अरब को क्रिटिसाइज करता था। और इसी बात के ऊपर जमाल खशोगी के कत्ल से पहले भी सऊदी अरब ने खुले तरीके से जमाल खशोगी को डिसऑन कर दिया था। जमाल खशोगी के कत्ल से बिल्कुल पहले उमर बिन अब्दुल अजीज से उससे मुलाकात होती। उमर अब्दुल अजीज एक सऊदी एक्टिविस्ट था और कनाडा में एग्जाइल काट रहा था। ट्विटर पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग थी इसकी, और यूथ के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर था। ये दोनों एक बात समझते थे कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट और सऊदी अरब की यूथ और जितनी भी आवाम है वो सब के सब ट्विटर से ऑपरेट होती है। तो इन लोगों ने ट्विटर को टारगेट करना शुरू कर दिया कि जमाल और उमर दोनों पर सऊदी सर्वेलेंस हो रही थी। तो इन लोगों ने सऊदी सर्वेलेंस को काउंटर करने के लिए एक बीज मूवमेंट शुरू कर दी। बीज मूवमेंट के अंदर उन दोनों ने बहुत ज्यादा वॉलंटियर्स को हायर किया, और हायर करने के बाद ट्विटर पर उन लोगों के काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। और इसी काउंटर अटैक के नतीजे में जमाल खशोगी और उमर बिन अब्दुल अजीज इन दोनों के मोबाइल्स के अंदर पेगासस सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट किया, जिसके नतीजे में उनके मोबाइल्स के अंदर मेलवेयर आ गया, और मेलवेयर के नतीजे में जमाल और उमर के मैसेजेस को पढ़ा गया, उन लोगों की इंटरनल कन्वर्सेशंस को पढ़ा गया, और इसी तरह सऊदी अथॉरिटीज को यह प्लान का पता चल गया। और उसके बाद लेटर ऑन यही वजह बनी जमाल के कत्ल की। और वर्ल्ड वाइड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जमाल को लेकर बहुत ज्यादा एक जज्बा था, बहुत ज्यादा स्टोरीज को फाइंड किया जा रहा था, और एमबीएस के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा था। और इसी तरह लेटर ऑन आज से 4 हफ्ते पहले जब एमबीएस और ट्रम्प की मुलाकात ओवल ऑफिस में हुई, तो वहां पर एक रिपोर्टर ने डायरेक्ट एमबीएस से क्वेश्चन किया जमाल खशोगी के कत्ल के बारे में, और उस सवाल को ट्रम्प ने बड़े ही स्मार्टली आंसर कर दिया, और एमबीएस ने भी इस चीज को डिनाई कर दी। अब आप अगर इस सारी की सारी सिनेरियो को पाकिस्तान के अंदर भी रिलेट करना चाहें तो बड़ा मजे का रिलेट हो गया। पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज इंतहाई इंटेंस और क्रिटिकल हो चुकी हुई है। पिछले कुछ सालों के अंदर हम ये चीज बहुत ज्यादा इंटेंस होते हुए देख चुके हैं। डिफरेंट हमारे जर्नलिस्ट के साथ बहुत ज्यादा हरकतें हो चुकी हुई, और उसके अंदर हमारे पास सर फहरिस्त अरशद शरीफ का कत्ल आता है। उसके बाद अबसार आलम की गुमशुदगी आती है, और मतीउल्लाह जान, असद अली तूर और गुल बुखारी को कौन भूल सकता है। बात एक ही है, सवाल पूछना जुर्म है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो सऊदी अरब हो, कि मोनार्की हो या डेमोक्रेसी। पावर हमेशा सवाल बर्दाश्त नहीं करती, और मीडिया पावर का तब तक हिस्सा है जब तक वो उनके खिलाफ कोई बात नहीं करता। जैसे ही जब कोई जर्नलिस्ट बोलता है तो उसका हाल जमाल और बाकी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ऐसा हो जाता है।